हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार अपने यूट्यूब चैनल दीप एजुकेशन 01 पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ एवं अच्छे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। फ्रेंड्स, बीएसएससी के द्वारा विभिन्न एग्ज़ाम जैसे बिहार सीजीएल, बिहार एसएससी 10+2 आदि एग्ज़ाम में पूर्व में पूछे गए प्रश्नों का यह सीरीज है जो अभी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें कुल 12 सेट जो टोटल प्रीवियस ईयर का संग्रह है। सेट नंबर 1 इससे पहले करवा चुके हैं और सेट नंबर 2 आज करवा रहे हैं। ये एग्ज़ाम सेट नंबर 2 जो हुआ था 2013 में मुख्य सचिवालय सहायक का मुख्य परीक्षा का ये क्वेश्चन है और ये ओरिजिनल सारा क्वेश्चन है। चलिए प्रारंभ करते हैं सीरीज को। पहला क्वेश्चन है नगर कोझिकोड कहलाता था। नगर कोझिकोड का दूसरा नाम यहाँ पूछ रहा है कि क्या था। तो नगर कोझिकोड का दूसरा नाम कालीकट था। अब क्वेश्चन 1 से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को देख लेते हैं जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। कोझिकोड कालीकट को कहा जाता था। कोझिकोड पहले कालीकट के नाम से जाना जाता था। यह केरल राज्य में स्थित एक बंदरगाह शहर है। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर ही 17 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। कालीकट के उस समय शासक जमोरिन हुआ करते थे जो वास्को डी गामा का स्वागत किया था। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, जबकि कोलंबस ने अमेरिका तथा कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की समुद्री मार्ग की खोज की थी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया। अर्थात यह राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया, यह हो जाएगा आंसर इनका आनंद मठ। अब क्वेश्चन नंबर 2 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देखते हैं। आनंद मठ से राष्ट्रीय गीत लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। इस गीत को पहली बार 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। राष्ट्रीय गीत की गाने की अवधि 65 सेकेंड होते हैं, जबकि राष्ट्रीय गान गाने की अवधि 52 सेकेंड होते हैं। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय गीत गाने से नहीं रोका जा सकता। जैसे उपन्यास और कुछ उपन्यास देख लेते हैं। गोरा के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। उसके बाद देवदास के रचना शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। किसके समाधि स्थल को विजय घाट बोला जाता है? तो इनका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। अब क्वेश्चन 3 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को देख लेते हैं जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए, महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट बोला जाता है। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल बोला जाता है। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांतिवन, मोरारजी देसाई के अभय घाट, चौधरी चरण सिंह के किसान घाट, जगजीवन राम के समता स्थल, राजीव गांधी के वीर भूमि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के महाप्रयाण घाट, BR अम्बेडकर की चैत्रा भूमि, अटल बिहारी वाजपेयी सदैव अटल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। अर्थात किस वर्ष? तो 1929 ईस्वी में। अब क्वेश्चन 4 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को देख लेते हैं। 1929 ईस्वी में पहली बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। 1938 में हरिपुरा
कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष बना था। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र बोस ने इनकी अध्यक्षता किया था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 5 को। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध थी? इनका आंसर हो जाएगा लक्ष्मीबाई। अब क्वेश्चन 5 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी के तौर पे जानी जाती है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। ये भी क्वेश्चन एक अच्छा है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह 14 वर्ष की उम्र में झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। अंग्रेज जनरल हुरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 ईस्वी को झांसी की रानी वीरगति को प्राप्त की। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 6। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? इनका आंसर हो जाएगा 1920। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। अब क्वेश्चन 6 से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, लेकिन 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरा चौरी नामक जगह पर आंदोलनकारियों ने थाने को जला दिया था तथा 22 पुलिसकर्मी की हत्या भी कर दी थी। इसी पर दुखी होकर गांधी जी ने आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को बंद कर दिया था। इस समय लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल था 1921 से 1926। 1922 में गया बिहार में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था जिस समय शुरू हुआ था उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। उनका कार्यकाल 1916 से 21 था। जिस समय समाप्त हुआ था उस समय लॉर्ड रीडिंग था। अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो इनका आंसर हो जाएगा आइसोबार रेखा हो जाएगा। अब क्वेश्चन 7 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। आइसोबार एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखा कहलाती है। हिमपात जो समान या इनको आइसोनिफ रेखा बोलते हैं। समान मेघाच्छादनता वाला इनको आइसोनेफ बोले जाते हैं, जबकि हिमपात को आइसोनिफ बोले जाते हैं, जबकि मेघाच्छादनता को आइसोनेफ बोला जाता है। समान ऊंचाई वाले स्थान को जो कंटूर लाइन बोले जाते हैं। समान वर्षा वाले लाइन को आइसोहाइट रेखा बोले जाते हैं। समान सूर्य ताप वाले को आइसोहेल बोले जाते हैं। समान तापमान, यहाँ सूर्य ताप पूछेगा आइसोहेल, और समान तापमान पूछेगा आइसोथर्म हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच सीमा रेखा निर्धारण करती है? तो ये इनका आंसर हो जाएगा चीन। रेड क्लिप रेखा भारत पाकिस्तान, 24वीं समांतर रेखा भारत पाकिस्तान। और क्वेश्चन 8 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। इसमें रेड क्लिप रेखा भारत पाकिस्तान को अलग करते हैं। 24वीं समांतर रेखा भारत पाकिस्तान को अलग करते हैं। डूरन रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान को अलग करते हैं। मैनरहिंड रेखा रूस और फिनलैंड को अलग करते हैं। हिडेनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड को अलग करते हैं। 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा को अलग करते हैं। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस को अलग करते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है। सतपुड़ा पर्वत जो है ताप्ती और नर्मदा के बीच में अवस्थित है। अब क्वेश्चन 9 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा नर्मदा नदी के बीच में स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में है। यह पर्वत ज्वालामुखी चट्टान से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी भाग से महानदी निकलती हैं और पश्चिमी भाग से नर्मदा और ताप्ती निकलते हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक जो कि मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है, इसके पश्चिम से
पश्चिम की ओर से निकलती है। यह पुरानी चट्टान से बना एक पर्वत है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है। तो इनका आंसर हो जाएगा 8,850। माउंट एवरेस्ट। अब 10 क्वेश्चन 10 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देखते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,850 मीटर है। वर्तमान में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इनकी ऊंचाई प्रति वर्ष 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जबकि तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन 11 को। तलचर कोयले की खदान कहाँ अवस्थित है। तलचर कोयले की खदान उड़ीसा में अवस्थित है। अब क्वेश्चन 11 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे प्रमुख कोयला के खान जैसे झारखंड में धनबाद, सिंहभूम, गिरिडीह है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, आसनसोल। छत्तीसगढ़ में रायगढ़। उड़ीसा में तलचर, देशगढ़। असम में लखीमपुर, माकुम। महाराष्ट्र में चांदा आदि जगह पर कोयला का खदान है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 12। बोल रहा है इसमें उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। तो वह आंसर हो जाएगा केपलर 16b। अब क्वेश्चन नंबर 12 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। केपलर 16b यह पहला ग्रह है जहाँ पर 2 बार सूर्योदय होता है। केपलर 16b गैस के गुब्बारों की तरह तथा आकार में शनि ग्रह के बराबर है। केपलर 16b पृथ्वी से लगभग 200 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य तथा इनके 8 ग्रह तथा अनेक उपग्रह धूमकेतु मिलकर एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सौर मंडल में पहले ग्रह की संख्या 9 थी, लेकिन वर्ष 2006 की प्राग चेक गणराज्य की बैठक में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की महासभा की बैठक में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर दोनों ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया गया, जिससे अब ग्रहों की संख्या 8 रह गई है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध, जबकि दूरी का ग्रह नेपच्यून अर्थात वरुण है। क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच की एक पट्टी है जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, जनजाति संथाल किस राज्य में नहीं रहती है। असम में नहीं रहती है। संथाल जनजाति उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, जबकि असम में नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे झारखंड में मुंडा जनजाति, हो जनजाति, औरव जनजाति, कोरवा जनजाति, असुर जनजाति, भूया जनजाति, भूमिज जनजाति पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मोपा जनजाति, सिंहपो जनजाति पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में खोंड जनजाति, कोयास जनजाति, वाल्मीकि जनजाति पाए जाते हैं। उत्तराखंड में भोटिया, नीति, थारू पाए जाते हैं। सिक्किम में भोटिया, लेप्चा पाए जाते हैं। मिजोरम में लाखर, पाबो, चकमा, लुसाई पाए जाते हैं। मणिपुर में कुकी, कुमी, मैठी पाए जाते हैं। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में विशाल समुद्र तट कौन है। तो यहाँ जो है ऑप्शन के अनुसार तमिलनाडु हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन के अनुसार ये आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। चेन्नई में स्थित मेरीना बीच यह भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। भारत के सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, जबकि दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। 15,
झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य, अर्थात झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है, तो इसमें हो जाएगा बिहार, इनका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 15 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं हम, जो इम्पोर्टेंट है। झारखंड के उत्तर में बिहार राज्य है, बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पूर्व में पश्चिम बंगाल है। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ था। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म दिवस भी है। बिहार एक हिंदी भाषी राज्य है। बिहार की क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। गंगा नदी बिहार के लगभग बीचों बीच से गुजरते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर, सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन कौन सा है? इनका आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। अब क्वेश्चन नंबर 16 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। विशाखापत्तनम सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह पूछेगा तो विशाखापत्तनम ही है। उसके बाद सबसे गहरा बंदरगाह पूछेगा तो वो विशाखापत्तनम ही है। सबसे बड़ा बंदरगाह पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू या नेहवा सेवा बंदरगाह जो मुंबई में अवस्थित है वो है। ज्वारिया बंदरगाह कांडला गुजरात में है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है, यह प्राचीन सबसे पुराना बंदरगाह भी चेन्नई है। कंद्रेमुख से लोएस्क ईरान को निर्यात न्यू मैंगलोर बंदरगाह के द्वारा किया जाता है। एनोर बंदरगाह तमिलनाडु में अवस्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में अवस्थित है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाले राजमार्ग का क्रमांक कौन सा है? इनका हो जाएगा राजमार्ग संख्या 2। इसको शॉर्टकट में दीपा बोलते हैं, दिल्ली कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 17 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH-44 है। यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इनकी लंबाई 3745 किलोमीटर है, जबकि सबसे छोटा राजमार्ग NH-47A है जो मात्र 6 किलोमीटर है। यह केरल में अवस्थित है। उसके बाद NH-1 भारत और पाकिस्तान के पास भारत पाकिस्तान दिल्ली से भारत पाकिस्तान की सीमा तक जाती है। NH-2 दिल्ली से कलकत्ता तक जाती है। NH-3 आगरा से मुंबई तक। NH-4 मुंबई से चेन्नई तक। बिहार में NH-31 सबसे लंबा है। बिहार में पूछे गया कौन सा NH सबसे लंबा है, NH-31 हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 18 को। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? इनका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जबकि केरल मसाला के लिए, गुजरात मूंगफली के लिए। अब क्वेश्चन 18 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। पूरे भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य ही केसर का उत्पादन करता है। पंजाब प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान है, जबकि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करता है। पंजाब प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन, जबकि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करता है। केरल इलायची उत्पादन में प्रथम स्थान रखते हैं। अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। रबी की फसल की कटाई का मौसम कौन सा है? तो रबी की फसल की कटाई मार्च है। इनका शॉर्टकट ट्रिक है अक्टूबर। रबी का फसल सितंबर अक्टूबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। खरीफ फसल है, रबी फसल पहले देख लेते हैं। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में कट जाता है, जिसमें इसका उदाहरण है गेहूं, सरसों, जौ, चना, मटर, आलू आदि है। खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। इनका शॉर्टकट ट्रिक है खाजुला अक्टूबर, अर्थात खरीफ जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। अब देखते हैं जायद फसल का दूसरा नाम है गर्मा फसल। यह मई जून में बोया जाता है, जुलाई अगस्त में काट लिया जाता है, जैसे इनका उदाहरण है राई, मक्का, जूट, महुआ आदि हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र, बिहार में स्थित टिस्को। अब क्वेश्चन नंबर 20 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। टिस्को बिहार में स्थित संयंत्र है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी अब 2001 से यह झारखंड राज्य में स्थित होगी, क्योंकि विभाजन के बाद यह झारखंड में चला गया।
टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था। भारत में लौह इस्पात कारखाना का वास्तविक शुरुआत टिस्को से ही हुआ था। अब देख लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पूछ रहा है नरोरा नाभिकीय संयंत्र शक्ति केंद्र कहाँ अवस्थित है। इनका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक में अवस्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 21 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। कैगा पूछेगा तो कर्नाटक में अवस्थित है, रावत भाटा राजस्थान में है, कल्पक्कम तमिलनाडु में है, काकरापाड़ा गुजरात में है, कुंडल कुलम तमिलनाडु में है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। कार्बन की मात्रा अधिकतम एंथ्रासाइट में होती है। कार्बन किस कोयले में, तो कोयले के 4 प्रकार होते हैं। इसके शॉर्टकट में एबी लिपि भी बोल सकते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट पीट। तो क्वेश्चन 22 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। सबसे उत्तम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 94 से 98% होते हैं। और लिग्नाइट इसमें 60 से 70% कार्बन की मात्रा होते हैं। बिटुमिनस इसमें 78 से 82% होते हैं। पीट में 40 से 45% होते हैं। सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट कोयला कहलाता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। बिटुमिनस कोयला को मुलायम या घरेलू कोयला कहा जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है। नदी एलुवियल कहलाता है। इनका आंसर हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 23 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव एलुवियल कहलाता है। एलुवियल उस मृदा को कहते हैं जो बहते हुए जल द्वारा बहा कर लाया जाता है तथा कहीं अन्य जमा किया जाता है। वहन कारकों के आधार पर मिट्टी को कई प्रकार में विभाजित किया गया है, जो देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो बहते पानी के निलंबन से निक्षेप होता है। सरोवरी जो होता है झीलों के ताज़े पानी में निलंबन से निक्षेप होता है। समुद्री निक्षेप जो समुद्री पानी के निलंबन से निक्षेप होता है। हिमनद जो बर्फ़ के संघनन से निक्षेप होता है। अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को। चीन की संसद क्या कहलाती है। चीन की संसद कहलाती है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। इनका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस यूएसए की संसद को बोला, डाइट जापान की संसद को बोला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 24 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे रूस के संसद को बोला जाता है कोर्टेक्स, जापान के डाइट, मालदीव की मजलिस, नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली। पाकिस्तान की संसद को बोला जाता है नेशनल असेंबली। यूएसए की संसद को कांग्रेस, चीन के संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ईरान के संसद को मजलिस, इटली के संसद को सीनेट, अफगानिस्तान के संसद को शोरा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 25। जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे, अर्थात वो कब तक लास्ट टाइम तक थे, तो 1964 तक थे। अब क्वेश्चन 25 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। कार्यकाल इनका 1947 से 1964 तक थे। जब लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल 1964 से 1966 तक थे। 66 में ताशकंद समझौता के दौरान मृत्यु हो गई थी लाल बहादुर शास्त्री की। इंदिरा गांधी 2 बार बने थे, 2 बार प्रधानमंत्री बने थे। पहले 1966 से 77 तक रहे, दूसरी बार 1980 से 84 में उन्हें मृत्यु हो गई थी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 26। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या 8 है और 28 राज्य है वर्तमान समय में। अब क्वेश्चन 26 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश एवं वर्तमान में कुल राज्यों की संख्या 28 है। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर व लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, जबकि 26 जनवरी 2020 को दादर और नगर हवेली और एवं दमन द्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिनकी राजधानी दमन में स्थित है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। अब क्वेश्चन 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन 27।
क्वेश्चन 27 है, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत में प्रथम महिला सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और क्वेश्चन नंबर 27 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री श्रीमती माया देवी थे, जो बहुजन समाज पार्टी से संबंधित थे। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री एवं ज़्यादा दिनों तक महिला मुख्यमंत्री रहने का गौरव शीला दीक्षित को प्राप्त है। ये भी क्वेश्चन एक अच्छा है कि ज़्यादा दिन तक महिला मुख्यमंत्री रहे थे शीला दीक्षित, और दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी शीला दीक्षित थे। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। क्वेश्चन 28, इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इनका आंसर हो जाएगा उस समय रामविलास पासवान जी थे। क्वेश्चन 28 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। रामविलास पासवान ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड कायम किया था। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 में वह भाजपा के साथ मिलकर पिता एवं पुत्र दोनों ने जीत हासिल की थी। रामविलास पासवान रेल मंत्री भी रह चुके हैं। पार्टी इनके लोक जनशक्ति पार्टी बंगला छाप थे। उस समय रामविलास पासवान 16वीं लोकसभा में बिहार के हाजीपुर लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते थे और 9 बार लोकसभा सांसद तथा 2 बार राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। रामविलास पासवान की मृत्यु 2020 में हो गए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 29। फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार को कहा जाता है। और इस क्वेश्चन नंबर 29 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे राजहर्षि बोला जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन को, एस्पेरो बोला जाता है मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को, मेकर्न डेस्टिनी बोला जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को, मेडन क्वीन बोला जाता है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को, कायदे आजम बोला जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। इनके उपनाम है। गुजरात के जनक रविशंकर महाराज, ताऊ देवीलाल चौधरी को बोला जाते हैं। आज़ाद शत्रु या देशरथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोला जाता है। उसके बाद अब क्वेश्चन 30 देख लेते हैं हम। इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था। इनका आंसर हो जाएगा 1961। 1961 में मेजर यूरी गॉगरिन, जो रूस के थे, प्रथम बार अंतरिक्ष की सैर की थी। चंद्रमा पर सर्वप्रथम जाने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो यूएसए के थे, 1969 ईस्वी में गए थे। प्रथम भारतीय पुरुष अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा थे, जो 1984 में गए थे। कल्पना चावला प्रथम भारतीय मूल की महिला थी, जिन्हें 1997 ईस्वी में उड़ान भरी थी। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्जी लेनोव थे। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ये भी रूस के थे, 1963 ईस्वी में गए थे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 31। ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। ओमेगा 3 किससे संबंधित? यह वसीय अम्ल है। अब क्वेश्चन 31 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। ओमेगा 3 वसीय अम्ल बहु असंतृप्त वसीय अम्ल है। यह अम्ल हृदय के लिए अच्छे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अल्फा लाइनोलेनिक अम्ल, दूसरा होता है एकोसेपेंटोइक अम्ल, तीसरा होता है डोकोसा हेक्सोनोइक अम्ल। समुद्री शैवाल एवं फाइटोप्लैंक्टन ओमेगा 3 वसीय अम्ल के प्रमुख स्रोत हैं। जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्य के संचालन एवं संपादन के लिए निम्नलिखित प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता है, जो है विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, वसा, न्यूक्लिक अम्ल और जल। अब देख लेते हैं आगे क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं 32। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो क्यूरी नहीं है, जबकि डाल्टन, रदरफोर्ड, बोहलर परमाणु संरचना के सिद्धांत दिए थे, ये लोग इसमें भूमिका निभाए थे। तो क्वेश्चन नंबर 32 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। आधुनिक युग में जॉन डाल्टन द्वारा सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। परमाणु का रदरफोर्ड सिद्धांत, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होते हैं, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इन्होंने परमाणु का नाभिकीय सिद्धांत दिया था। बोर की अवधारणाएं, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिसकी ऊर्जा एवं त्रिज्या नियत रहती है। बोर के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो उनका कुल संवेग संरक्षित रहता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। इस धातु के यौगिक कुछ शीशे तथा साबुन दोनों के घटक हैं। किस धातु में शीशा और साबुन के घटक पाए जाते हैं? तो इनका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। अब क्वेश्चन नंबर 33 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पोटेशियम के यौगिक कुछ शीशे तथा साबुन के दोनों के घटक हैं। उच्च वसीय अम्ल का पोटेशियम लवण मुलायम साबुन होता है। शीशा सोडियम कैल्शियम सिलिकेट होता है। बहुत सारे कांच में पोटेशियम के लवण पाए जाते हैं, जैसे फ्लिंट कांच में पोटेशियम एवं लेड सिलिकेट्स, पोटास कांच में पोटेशियम कार्बोनेट, क्राउन कांच में पोटेशियम ऑक्साइड पाए जाते हैं। आयरन लोह चुंबकीय तत्व है, जिसकी परमाणु संख्या 26 है। यह 8वें वर्ग का तत्व है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इस तत्व का परमाणु भार मानक रूप से लिया जाता है। मानक के रूप में किस तत्व का परमाणु भार लिया जाता है? वो है कार्बन। कार्बन के 12वें भाग के बराबर होता है, 1 AMU के बराबर होते हैं। अब क्वेश्चन 34 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। कार्बन का परमाणु संख्या 12, परमाणु भार 12 होता है। कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान के 1/12 को AMU मान लिया गया है। कार्बन 12 के परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान 12 निर्दिष्ट किया गया है। अन्य सभी तत्वों के परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणुओं के साथ तुलना करके प्राप्त करते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 3। इसे शॉर्टकट में पोडाटेरा भी बोल सकते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। क्वेश्चन 35 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, उन्हें भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। इनके 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किए थे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है, जबकि आयरन का सिडेराइट, कॉपर का क्यूप्राइट। और क्वेश्चन नंबर 36 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं, जैसे एल्युमिनियम के अयस्क बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, फेल्सपार, ये एल्युमिनियम के अयस्क है। आयरन के अयस्क है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट है। कॉपर के अयस्क है क्यूप्राइट, कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लांस। जिंक के अयस्क हैं केलामाइन और जिंक एलेड। कैल्शियम के अयस्क हैं डोलोमाइट, जिप्सम, सिलिकेट या एस्बेस्टस। मैग्नीशियम के अयस्क है डोलोमाइट जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के अयस्क है। मैग्नीशियम के अयस्क कीसेराइट, कार्नेलाइट, ये मैग्नीशियम के अयस्क हैं। सोडियम के अयस्क चिली साल्ट पीटर, बोरेक्स, NaCl है। टिन के अयस्क कसीटेराइट है। लेड या सीसा के अयस्क गैलेना है। पारा के अयस्क सिनेवार है। यूरेनियम के अयस्क कार्नेटाइट या पिच ब्लेंड है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 37। क्वेश्चन 37 में पूछा गया है, मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित होते हैं। अर्थात ब्रॉन्ज में क्या क्या रहते हैं? ब्रॉन्ज में एल्युमिनियम और तांबा होते हैं, तो इनका आंसर तांबा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में तांबा का प्रतिशत 90 और एल्युमिनियम का प्रतिशत 10% एल्युमिनियम होता है।
इसका उपयोग सिक्के, सस्ते आभूषण, बर्तन के पेंट आदि बनाने में किया जाता है। पीतल में कॉपर और जिंक होते हैं। कॉपर 70%, जिंक 30% होते हैं। कांसा में कॉपर और टिन होते हैं। सोल्डर में शीशा और टिन होते हैं। जर्मन सिल्वर में निकेल, तांबा और जस्ता होते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है? अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक है यूरिया। अब क्वेश्चन 38 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। यूरिया का निर्माण सर्वप्रथम बोहलर साहब ने किया था। यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। यूरिया का फार्मूला NH2CONH2 होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 39, बुटर्ज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो बुटर्ज अभिक्रिया एल्केन प्राप्त करने के लिए बुटर्ज अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन 39 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। एल्केन बुटर्ज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है जब एल्काइल हैलाइड सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कर एल्केन का निर्माण करता है। एल्केन का सूत्र हो जाता है CnH2n+2, जबकि एल्कीन का CnH2n हो जाता है। एल्काइन का CnH2n-2 हो जाता है। केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक दोहरे आबंध होते हैं उन्हें एल्कीन कहलाते हैं। एक से अधिक त्रि-आबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। क्वेश्चन नंबर 40, सिरके का pH मान लगभग कितना? सिरका का pH मान लगभग 3 के आसपास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे pH स्केल कहते हैं। pH स्केल की खोज सोरेनसन ने किया था। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, जबकि 7 से कम जो होगा उनका अम्लीय और 7 से अधिक होने पर वो क्षारीय हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहल समूहों की संख्या कितनी है? ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहल समूहों की संख्या 2 होती है। अब क्वेश्चन नंबर 41 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। ग्लिसरॉल ट्राइहाइड्रेटिक अल्कोहल है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया है, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद ग्लूकोज है। क्वेश्चन नंबर 42 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। सूर्य के प्रकाश में पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से कार्बन युक्त यौगिक के निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है जो शीघ्र ही मंड में बदल जाता है। प्रकाश संश्लेषण की लाल रंग की प्रकाश में सर्वाधिक होते हैं, जबकि हरे रंग के प्रकाश में कम होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, मशरूम क्या है? मशरूम एक प्रकार का कवक है। अब क्वेश्चन नंबर 43 संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। मशरूम में प्रोटीन की मात्रा 94% होती है। कवक प्राय सभी जगहों पर पाए जाते हैं। ये क्लोरोफिल रहित, संकेंद्रीय, संवहन उत्तक रहित थैलोफाइटा है। कवक ये दूसरे पौधों पर परजीवी अथवा सहजीवी तथा सड़े गले पदार्थों पर मृत जीवी के रूप में मिलते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक के अध्ययन कवक का इकोलॉजी कहलाता है। मशरूम कवक है, खाने के काम में भी आता है। ईस्ट कवक का उपयोग बेकरी के उद्योग में प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, यह एक प्रकंद का उदाहरण। प्रकंद का उदाहरण अदरक है। अदरक और हल्दी प्रकंद में आते हैं, जबकि आलू कंद में आते हैं।
लहसुन और प्याज बल्ब में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे परकंद में हल्दी अदरक, कंद में आलू, बल्ब में प्याज लहसुन, और धनकंद में ओल और अरबी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। धनकंद में ओल और अरबी ओल और अरबी आते हैं। अब देख लेते हैं प्रमुख जड़ का रूपांतरित रूप। जैसे तुर्क रूप जो जड़ है मूली में पाया जाता है। शंकु रूप जो जड़ है गाजर में पाया जाता है। कुंभ रूप जो जड़ है यह सलजम में पाया जाता है। और गांठदार रूप जो जड़ है यह गुल अब्बास या मीरा बेलिस में पाया जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है सबसे जोर से बोल सकने वाले जंतु। ऑप्शन के अनुसार नीली व्हेल होगा। क्वेश्चन नंबर 45 संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले जीव। जैसे बंदर 140 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करते हैं। बुलडॉग चमगाइट जो है ये 160 डेसिबल उत्पन्न करते हैं। ब्लू व्हेल 188 डेसिबल उत्पन्न करते हैं। मेंटिस श्रिम्प ये जो है 200 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करते हैं। स्पर्म व्हेल यह 233 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करते हैं। नीली व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी है। हाथनी सबसे बड़ा बच्चा पैदा करते हैं। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु भी घोषित किया जा चुका है। हाथी का वैज्ञानिक नाम एलेफस मैक्सिमस है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का समान उत्पाद। अर्थात ये बोला गया है कि प्रकाश संश्लेषण और शोषण दोनों में कौन सा ऐसा कॉमन चीज़ है जो दोनों में उत्पाद के रूप में होता है। तो इनका उदाहरण हो जाएगा जल। जैसे यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें आप लोग देख सकते हैं। जैसे उत्पादन के रूप में 6H2O, शोषण में भी और प्रकाश संश्लेषण में 6H2O का उत्पाद है। तो क्वेश्चन 46 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को भी देख लेते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण के पश्चात ग्लूकोज जल ऑक्सीजन बनता है एवं शोषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनते हैं। तो जल दोनों में कॉमन है, तो यही कॉमन आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 यदि यह अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण। अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथि ये ऑप्शन में कौन है, तो ये थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि वृक्क सबसे बड़ी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब क्वेश्चन नंबर 47 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे मानव में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, बाह्य, अंत और मिश्रित। बाह्य स्रावी है, नलिका युक्त होते हैं। इनके द्वारा स्रावित तरल नलिकाओं द्वारा संबंधित अंग में पहुंच जाता है। एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये नालिका विहीन होते हैं। इनके द्वारा स्रावित तरल हार्मोन्स कहलाता है जो रक्त द्वारा वितरित होता है। जैसे इनका उदाहरण थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। अब मिश्रित ग्रंथि है, ये वाहिका युक्त ग्रंथियां हैं। इनका एक भाग अंतःस्रावी दूसरा भाग बहिस्रावी होते हैं। जैसे इनका उदाहरण अग्नाशय है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 48 कौन सा अंग पित्त का स्रावन करता है। पित्त का स्रावन यकृत करता है, जबकि संचय पित्ताशय में होता है। क्वेश्चन नंबर 48 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। पित्त यकृत से निकलता है और पित्ताशय में जाके जमा हो जाता है। पित्त का pH मान 7.7, जबकि ये क्षारीय होते हैं। पित्त पित्ताशय में एकत्र होते हैं। पित्त रस पित्त नली के द्वारा ग्रहणी में पहुँचकर वसा का पैसीकरण करता है, जिससे वसा का पाचन होता है। जब पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाता है तब यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन अवशोषित करना बंद कर देती है, जिससे वह संपूर्ण शरीर में फैल जाता है, जिससे पीलिया हो जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 49 क्या है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीकी संभव हुई। तो यह है इनका आंसर हो जाएगा डीएनए उंगली मुद्रण। क्वेश्चन 49 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग संस्थान हैदराबाद में अवस्थित है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हत्या, बलात्कार, चोरी, लूट आदि अपराधों का पता लगाया जा सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का विकास एलेक जोसेफ ने
किया था। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है जो आनुवंशिकी गुणों का वाहक है। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 50। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया निम्न का कारण विषाणु है। तब रेबीज जो है वायरस से होते हैं, रेबीज। अब क्वेश्चन नंबर 50 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। यह जंगली रेबीज जो है यह जंगली पालतू जानवर के काटने से होता है, खासकर कुत्ता के काटने से होते हैं। विषाणु से होने वाला रोग है जैसे एड्स, चेचक, खसरा, मेनिंजाइटिस, पोलियो, डेंगू, हेपेटाइटिस, हर्पीज, ट्रोकोमा, गलसुआ। जबकि जीवाणु से होने वाले हैं हैजा, सिफिलिस, टेटनस, टीबी, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, प्लेग, काली खांसी, डिप्थीरिया। जबकि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग काला जार, मलेरिया, पेचिस, सोने की बीमारी, पायरिया आदि है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। गति का अध्ययन कहलाता है। गति का अध्ययन काइनेमेट्रिक्स कहलाता है, काइनेमेटिक्स कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 51 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। काइनेमेटिक्स यांत्रिकी की जिस शाखा में किसी वस्तु या पिंड पर लगने वाले बल पर विचार किए बिना अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं वेग जो है विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। वेग सदिश राशि है, इनका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। गति के समीकरण गैलीलियो ने दिया था। इनके 3 गो समीकरण है, जैसे पहला है v बराबर u प्लस AT, दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 52। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? यह दिया था मैक्स प्लैंक ने दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 52 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। न्यूटन ने गति का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। ई बराबर mc स्क्वायर या सापेक्षिकता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। प्रत्येक वस्तु ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण लगातार नहीं करता है। इनके अनुसार यह ऊर्जा का उत्सर्जन अवशोषण छोटे छोटे पैकेटों में करते हैं, इसे फोटोन कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित कुल ऊर्जा आवृत्ति का समानुपाती होता है। यदि कोई वस्तु उच्च ऊर्जा क्षेत्र से निम्न ऊर्जा वाले क्षेत्र में आता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तथा निम्न ऊर्जा वाले क्षेत्र से उच्च ऊर्जा वाले क्षेत्र में जाने पर ऊर्जा का अवशोषण करता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है वो क्या कहलाता है? यह पायरोमीटर हो जाता है। यह स्टीफन्स के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन 53 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी की सहायता से -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जाता है। तापयुक्त तापमापी की सहायता से -200 से 1600 डिग्री सेल्सियस ताप को मापा जाता है। सबसे न्यूनतम तापमान हीलियम गैस तापमापी द्वारा मापा जाता है। ये भी क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट है। सबसे न्यूनतम तापमान हीलियम गैस तापमापी द्वारा मापा जाता है। पायरोमीटर स्टीफन्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 4, लक्स किसकी इकाई है? लक्स है प्रदीप्ति की इकाई है। ताप का केल्विन, द्रव्यमान का केजी, बल का न्यूटन। अब क्वेश्चन नंबर 54 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं, जैसे ताप का मात्रक केल्विन, द्रव्यमान का केजी, चाल का मीटर पर सेकेंड, आवेग का न्यूटन सेकेंड, विभवांतर का बोल, प्रेरकत्व का हेनरी, ज्योति फ्लैक्स का ल्यूमेन, दाब का पास्कल, लंबाई का मीटर, बल का न्यूटन, आवृत्ति का हर्ट्ज, विद्युत आवेश का कूलम, विद्युत धारिता का फैराडे, चुंबकीय फ्लैक्स का वेबर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, शक्ति का वाट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 7 से 46 वाट के बराबर होते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति P बराबर W/T होते हैं। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड होते हैं, जिसे वाट भी कहते हैं। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होता है। 1 किलोवाट आवर्स बराबर
3.6 गुना 10⁶ जूल के बराबर होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में ये है, एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे। प्रतिबिंब कैसा होगा। प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार के होंगे, जो यहाँ फिगर के द्वारा समझाया गया है। अनंत वक्रता, फोकस और ध्रुव, इसमें ये उनके द्वारा समझाया गया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो है ये यहाँ फिगर द्वारा समझ लीजिएगा आप लोग। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। यह दूसरा नियम के में कहा गया है। दूसरा नियम में कहा गया। क्वेश्चन नंबर 57 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें जैसे दूसरा नियम है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, यह ऊष्मा के प्रवाह की दिशा बताता है। यह नियम ऊष्मीय इंजन की दक्षता भी बताता है। ऊष्मागति का प्रथम नियम, किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा उस वस्तु के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि एवं उसके द्वारा बाह्य कार्य में उपयोगी होते हैं। ऊष्मागति का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होते हैं। एक वायुयान की गति 100 डेसिबल के लगभग बराबर होते हैं। अब क्वेश्चन 58 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः होती 100 डेसिबल। किसी माध्यम से गुजरने वाले ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले ध्वनि ऊर्जा के बराबर होती है। एक बेल बराबर 10 डेसिबल होते हैं। बड़े आकार की वस्तु से उत्पन्न ध्वनि का आयाम अधिक होता है, जिसके कारण इसकी तीव्रता अधिक होती है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 1 नैनोमीटर के बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर होता है। यहाँ पे सेंटीमीटर में पूछा गया, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा आप लोग कि 10⁻⁻7 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में 10⁻⁻7 हो जाएगा, जबकि मीटर में पूछेगा तो 10⁻⁻9 हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नाभिकीय संलयन है। क्वेश्चन नंबर 60 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। उच्च ताप पर जब दो छोटे छोटे नाभिक आपस में संलयित होकर एक बड़ा नाभिक बनाता है तो यह प्रक्रिया में उच्च परिमाण में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन विधि द्वारा बनता है, यह सर्वप्रथम हैंस बेथे ने बताया था। यह भी क्वेश्चन अच्छा है कि ये किसने बताया था कि सूर्य में नाभिकीय संलयन विधि द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो ये हैंस बेथ ने बताया था। हाइड्रोजन बम और नियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित अभिक्रिया नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल है, वो बिहार हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 61 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने करवाया था। इसे कुतुबुद्दीन के सेनापति बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 62। यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में अवस्थित है, तो बिहार में अशोक स्तंभ बिहार में अवस्थित है। इनका आंसर हो जाएगा अशोक स्तंभ। अब देख रहे हैं क्वेश्चन 62 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को। सलीम अली पक्षी बिहार या जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में अवस्थित है। विष्णुपद मंदिर गया बिहार में अवस्थित है। सूर्य मंदिर औरंगाबाद में अवस्थित है। बराबर की गुफाएं गया में अवस्थित है। राजगीर और पावापुरी नालंदा में अवस्थित है। ह्वेनसांग मेमोरियल नालंदा में अवस्थित है। बिम्बिसार कारागार राजगीर में अवस्थित है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। किस लेखक
किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की थी? इनका आंसर हो जाएगा क्रिस्टी हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को। जैसे गोदान पुस्तक प्रेमचंद्र ने लिखे थे। एज यू लाइक इट पुस्तक के लेखक शेक्सपियर है। इलियट पुस्तक के लेखक होमर है। टेम्पेस्ट पुस्तक के लेखक शेक्सपियर है। गाइड पुस्तक के लेखक R.K. नरेन है। कामायनी पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिप्स की रचना की थी? इनका आंसर हो जाएगा वुडहाउस हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है कि इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, अर्थात किस देश की राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है? तो पाकिस्तान की नहीं। पाकिस्तान की क्या है? तो चमेली का फूल है। तो सिंह कहाँ का है? नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड की राष्ट्रीय प्रतीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 65 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे प्रतीक चिन्ह है, भारत का अशोक चक्र है। इटली का प्रतीक चिन्ह सफ़ेद लिली है। स्पेन और जर्मनी का प्रतीक चिन्ह ईगल है। ईरान का प्रतीक चिन्ह गुलाब का फूल है, जबकि ब्रिटेन का प्रतीक चिन्ह गुलाब है। ऑस्ट्रेलिया का बेटल है प्रतीक चिन्ह। फ्रांस की लिली है। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय पशु। भारत की राष्ट्रीय पशु बाघ है। इंग्लैंड की राष्ट्रीय पशु रोबिन रेडब्रेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पशु कंगारू है। कनाडा के राष्ट्रीय पशु बीवर है। न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पशु कीवी है, कीवी जो एक पक्षी है। जापान का राष्ट्रीय पशु आइवरिस है। अब क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है। इक्विनॉक्स का अर्थ मतलब होता है जब दिन और रात बराबर होता है। वो वर्ष में 2 बार होते हैं, सितंबर और मार्च में होते हैं, 23 सितंबर और 21 मार्च को। इसे शॉर्टकट में आप लोग सीमा भी याद रख सकते हैं, सीमा बराबर 23/21। और क्वेश्चन नंबर 66 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। 21 मार्च 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान पृथ्वी की वह स्थिति जिसमें उनकी धुरी का झुकाव उसकी परिक्रमा के तल पर अधिकतम होती है, वह 23.5 डिग्री होता है। ऐसी स्थिति वर्ष में 2 बार आते हैं, 21 जून और 23 दिसंबर को। अब देखते हैं शीत विषुव 23 दिसंबर को, जबकि ग्रीष्म विषुव 21 मार्च को। शॉर्टकट में से सीमा भी बोल सकते हैं, 23/21। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए थे। विमान दुर्घटना में कौन मारे गए थे? संजय गांधी मारे गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 67 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। संजय गांधी की मृत्यु विमान दुर्घटना में 23 जून 1980 ईस्वी को हुआ था, जबकि इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को उनके बॉडीगार्ड के द्वारा कर दिए गए थे। राजीव गांधी बम विस्फोट द्वारा मारे गए थे 1991 ईस्वी में। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68। यह राजनीतिक कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहते। कौन नहीं रहते? नारायण नहीं रहते। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है पुलेला गोपीचंद्र किस खेल से संबंधित है? यह है बैडमिंटन से। हॉकी से मेजर ध्यानचंद। क्वेश्चन नंबर 69 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। पुलेला गोपीचंद्र 2001 में चीन के चेन होंग को फाइनल में हराकर ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता था। 1980 में प्रकाश पादुकोण ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियन इससे पूर्व जीता था। प्रथम भारतीय थे प्रकाश पादुकोण। भारत में प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी जैसे नंदू नोटक, साइना नेहवाल, किदाम्बी श्रीकांत, अपर्णा पोपट, अश्विनी पोनप्पा, पीवी सिंधु, ज्वाला गुट्टा, परुपल्ली कश्यप आदि हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 70। यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है। बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए उन्हें मिला था। अरुंधति रॉय को 1997 ईस्वी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मैन बुकर पुरस्कार मिला था। अरुंधति रॉय की अन्य पुस्तक है इनके द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस भी बुकर पुरस्कार के दौर में शामिल हुई थी। मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत
1969 ईस्वी में हुआ था। यह पुरस्कार सलमान रुश्दी, किरण देसाई, अरविंद अडिगा को भी मिल चुके हैं। 1921 के लिए बुकर पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका के साहित्यकार डोमेन गलगुट को द प्रॉमिस के लिए दिया गया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 71। इन्हें भारत रत्न सम्मानित किया जा चुका है, तो इसमें आंसर हो जाएगा उस समय लता मंगेशकर, लेकिन वर्तमान समय में अटल बिहारी वाजपेयी को भी मिल चुके हैं और सचिन तेंदुलकर को भी मिल चुके हैं। तब क्वेश्चन नंबर 71 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न पुरस्कार मिला हुआ था। सचिन तेंदुलकर और CN राव को 2014 में मिला था। सचिन तेंदुलकर पहला खिलाड़ी है जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला खिलाड़ी जिसे भारत रत्न दिया गया वो है सचिन तेंदुलकर। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 को। क्वेश्चन नंबर 72, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या पुष्प है? कमल। क्वेश्चन नंबर 72 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसिफेरा गॉर्टन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टोटस है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस है। भारत का राष्ट्रीय फल आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंदालेसिस है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लाटानिस्टा गंगेटिक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में बताया गया है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर प्रथम मास चैत्र जबकि अंतिम मास फाल्गुन है। क्वेश्चन 73 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। चैत्र भारत राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास है। भारत राष्ट्रीय कैलेंडर का अंतिम मास फाल्गुन है। राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 ईस्वी को शक संवत अपनाया गया। राष्ट्रीय पंचांग में महीनों का नाम पुराने हिंदू चंद्र सौर पंचांग से लिया गया है। शक संवत कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, जबकि विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया गया था। विक्रम संवत और शक संवत के बीच 135 वर्ष का अंतर है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74। 5 सितंबर इस कारण से मनाया जाता है क्योंकि यह किनके जन्म दिवस है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। जबकि विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुटन्नी गांव में हुआ था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के राष्ट्रपति बनने के बाद इनका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाने जाने का निर्णय लिया गया। डॉक्टर राधाकृष्णन आधुनिक भारत के सबसे बड़े दार्शनिक हैं। इंडियन फिलॉसफी और द हिंदू रिव्यू डॉक्टर राधाकृष्णन की महत्वपूर्ण पुस्तक है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75, इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय हुए थे। क्वेश्चन नंबर द लास्ट लेक्चर एक पुस्तक थे जो उस टाइम के करंट के ये क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76, यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता। तो बिहार नमक का उत्पादन नहीं करता। राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु ये नमक का उत्पादन करता है। नमक का उत्पादन ज़्यादातर जो समुद्री तट वाले राज्य हैं वो नमक के उत्पादन करते हैं। राजस्थान को छोड़ दे तो और असम को छोड़ दे तो मैक्सिमम समुद्री तट वाले राज्य जो हैं नमक का उत्पादन करता है। अब क्वेश्चन नंबर 76 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं।
सर्वाधिक नमक का उत्पादन गुजरात राज्य करता है। केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान भावनगर में अवस्थित है। राजस्थान में नागौर जिले में नमक का बहुत बृहद मात्रा में होता है उत्पादन। झारखंड सर्वाधिक मात्रा में लाख का उत्पादन करता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी है? भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा है। अब क्वेश्चन नंबर 77 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। आलम आरा के निर्देशक आरदेसर ईरानी था। यह फिल्म 1931 ईस्वी में बनी थी। प्रथम मुख्य फिल्म दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित राजा हरिश्चंद्र था, जो 1913 ईस्वी में बना था। भारत की पहली टेक्निकल फिल्म झांसी की रानी थी। भारत की प्रथम 3D फिल्म माई डियर कुट्टी चातन है। प्रथम प्रायोजित सीरियल हम लोग, जो 1984 ईस्वी में बनी थी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली फिल्म। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इनका ये फिल्म थी श्यामची आई। निर्देशक थे इनके पीके एत्रे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 78 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को। श्यामची आई मराठी फिल्म थे। श्यामची आई पुस्तक साने गुरुजी द्वारा लिखी गई थी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ था। फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म फेयर पत्रिका द्वारा दिया जाता है। फिल्म फेयर अवार्ड की स्थापना 1953 में हुआ था। फिल्म फेयर अवार्ड सर्वप्रथम 1954 में दिया गया था। फिल्म फेयर अवार्ड की स्थापना 53 जबकि दिया गया था 1954 में। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 को। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? ये नाइक से संबंधित थे, नाइक। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80। NSAID दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो आई हो जाएगा इन्फ्लेमेटरी के लिए। इनका ये फुल फॉर्म लिखा हुआ है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81। 2011 में किस नेता ने अनशन किया था तथा इसे सद्भावना मिशन कहा गया था? तो उस टाइम थे अन्ना हजारे। ये जो अनशन किए थे उन्हें सद्भावना मिशन कहा गया था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति APJ अब्दुल कलाम को नियुक्त 2008 में किया गया था। कुछ क्वेश्चन नंबर 82 संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। अगस्त 2008 में APJ अब्दुल कलाम को नालंदा विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 में लाया गया था। फिलीपींस के सेबू नगर में 15 जनवरी 2007 को दूसरी पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनरुज्जीवन के लिए सहमति हुई थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार पाल प्रथम द्वारा किया गया था। पाल वंश के शासन किए थे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83। 2011 में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास लिया? तो उस टाइम राहुल द्रविड़ थे। तो अभी ये सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर और सुरेश रैना भी संन्यास ले चुके हैं। तो ये करंट का क्वेश्चन है। करंट का वर्तमान में देख लीजिएगा कि कौन कौन संन्यास ले चुके हैं, उसे अपडेट कर लीजिएगा। आइए 84 का भी क्वेश्चन। USA में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुखों बंदी बनाए? ये भी करंट का क्वेश्चन उस टाइम का है। तो IMF के प्रमुख थे। ये क्वेश्चन 85। किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी थी? तो उस टाइम डेनमार्क थे। तो आप लोग अभी वाला याद कर लीजिएगा, जो यूरोपीय कंट्री है और अफ्रीकन कंट्री है, एशियन कंट्री है जिसमें महिला प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बना हुआ है, वो आप लोग एक जगह नोट करके पेन डाउन कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 को। क्वेश्चन नंबर 86। EMI जो कर्ज के भुगतान से संबंधित है में ई किसके लिए आता है? तो इसका हो जाएगा इक्वेटेड के लिए हो जाएगा। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट इनका फुल फॉर्म होता है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा।
अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87। भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 87 ये इनका आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन 1970 के दशक में। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 किसे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक या पिता कहे जाते हैं। इसे अमूल मैन भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु 2013 में हो चुका है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा कहलाती थी, वो जो विशेष सेना थी वो सील कहलाते हैं। 2011 में एटबाबाद में पाकिस्तान में जो है वहीं मार गिराया था। क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं 89 किसने लास्ट सफ़र को चित्रित किया था? तो लास्ट सफ़र को चित्रित लियोनार्डो दा विंची या एक इटली के चित्रकार थे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 89 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को। लियोनार्डो दा विंची द्वारा चित्रित महत्वपूर्ण चित्र है जैसे मोनालिसा, सेंट जॉन द बैप्टिस्ट, पेटेट ऑफ जेनेवर, सॉल्वेटर मुंडी, लेडी विद एन एरमिन, द वर्जिन एंड चाइल्ड या है। लियोनार्डो दा विंची इटली के बहुमुखी प्रतिभा के धनी महान चित्रकार थे। माइकल एंजेलो इटली के चित्रकार थे। का महत्वपूर्ण चित्र द लास्ट जजमेंट, मैडोना ऑफ द स्टेयर्स, सेंट पीटर्स की बेसिलिका, डेविस की मूर्ति आदि है। माइकल एंजेलो ने इन्हें बनाया था। राफेल इटली के चित्रकार थे। का महत्वपूर्ण चित्र है एंथ्रेस का विद्यालय, वर्जिन का विवाह, फोर्नारिना राफेल की प्रेमिका जो है उनका, एलिजाबेथ गोंजागा का चित्र आदि है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन किस वर्ष हुआ था? प्रथम पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन 2004 में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 90 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश राज्य सरकारों को दिया गया। अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन माना जाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को लागू कर दिया गया था। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। अब ये लास्ट जीएस का एक क्वेश्चन और है, इन्हें देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है जीएस का। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? परितंत्र में कम्युनिटी, जाति और आबादी आ जाते हैं। क्वेश्चन 91 संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। परितंत्र किसी स्थान विशेष में रहने वाले सभी जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के समूह को परितंत्र कहते हैं। जीनोम परितंत्र के समूह को जीनोम कहा जाता है। जीनोम समूह को जैव समुदाय भी कहते हैं। अब इसमें जीएस का क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो चुका है और मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन बच गया है, तो इसे मैं चैप्टर कंप्लीट करवा के तब मैं करवाऊँगा और ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो आप लोग वहाँ से ये पीडीएफ देख कर के इसमें से मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। और आप लोग को अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ये सारा क्वेश्चन इसमें है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ये सारा डिस्कशन भी है इसमें, आप लोग ये भी देख सकते हैं। जहाँ दिक्कत होगा ये सारा कुछ जिसमें, और एक चीज़ और जिसमें क्वेश्चन में एक्स्ट्रा लगा हुआ है वो क्वेश्चन को कोशिश कीजिएगा आप लोग की कॉपी में पेन डाउन कर लें, ताकि एक अच्छा क्वेश्चन है। ये डिस्कशन जो यहाँ सॉल्यूशन दिया गया, यहाँ भी कुछ क्वेश्चन को स्टार लगाया गया है। इस क्वेश्चन को आप लोग पेन डाउन कर लीजिएगा। और एक बात आप लोग से मेरा और कहना है कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी स्टूडेंट ज़रूर कमेंट करें कि ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को, इसमें कुछ सुधार करना चाहिए और
क्या सुधार करना चाहिए, ये भी आप लोग थोड़ा इसमें अगर लगे तो ऐसा आप लोग ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज की सेशन को यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट सेट नंबर 3 लाएंगे। तो आज की सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।